जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित LT ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन का जो 5वां प्रैक्टिस सेट है उसे हम लोग आज की इस क्लास में हल करने वाले हैं, जो कि आपकी 30 नंबर की ज़बरदस्त तैयारी के साथ। ठीक है, अगर आपको 30 नंबर पक्का करना है तो इससे पहले की क्लास को ज़रूर देखिए और इस क्लास को भी शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो भी साथी चैनल पे नए आए, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा। क्लास की PDF फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। जो भी साथी क्लास में जुड़ता है वो अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रथम लोकसभा बैठक के दौरान किया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर महात्मा की बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है उधम सिंह, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है मदन लाल घिंगड़ा, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके लिए जो जिम्मेदार था वो पंजाब का गवर्नर, जिसका नाम क्या था, माइकल ओ डायर। ठीक है, इसकी हत्या जो थी वो उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह जो थे वो ओडायर की हत्या लंदन में गोली मारकर की थी। तो इसकी हत्या कहाँ पे की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। लंदन में की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। कैसे की थी? गोली मारी थी। ठीक है, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है बेनिट कोलमैन एंड कंपनी ने, ऑप्शन बी है AH व्हीलर, ऑप्शन सी है गोयनके, ऑप्शन डी है GD बिड़ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेनिट कोलमैन एंड कंपनी ने। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत में प्रकाशित एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है और इसका प्रबंधन एवं स्वामित्व जो था वो बेनिट कोलमैन एंड कंपनी के द्वारा किया जाता था। ठीक है,
बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि पंचायत के सदस्य द्वारा मनोनीत यानी निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए कहता है जिलाधिकारी, ऑप्शन बी है संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों, ऑप्शन सी कहता है स्थानीय स्वशासन मंत्री और ऑप्शन डी कहता है बीडीओ। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो मनोनीत या निर्वाचित होते हैं वो इनमें से कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों जो होते हैं ये पंचायत के सदस्य द्वारा मनोनीत यानी निर्वाचित होते हैं। पंचायत के सदस्य संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के जो निर्वाचक मंडलों यानी आप कह सकते हैं पंजीकृत मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसके लिए 73वें संविधान संशोधन में, याद रखेंगे आप लोग, 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज का प्रावधान लाया गया था। तो जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनको किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? उनको संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडलों यानी पंजीकृत मतदाताओं के द्वारा मनोनीत यानी निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 जून, ऑप्शन बी है 2 जून, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 3 जून। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में, याद रखेंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन की बैठक में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसकी बैठक में की थी? स्टॉकहोम स्वीडन की बैठक में। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 7 की। कह रहा किस राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, गणेश चतुर्थी जो है वो बड़े उत्साह के साथ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने वाले, इनका उपयोग नहीं करने वाले लोगों के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है डिजिटल डिवाइड कहा जाता है, या ऑप्शन बी है इंटरनेट डिवाइड कहा जाता है, या ऑप्शन सी है वेब डिवाइड कहा जाता है, या ऑप्शन डी साइबर वे डिवाइड कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साइबर वे डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर वाले होते हैं, जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं और जो इनका उपयोग नहीं करते हैं, उनके बीच के जो अंतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइबर वे डिवाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सर्वर कंप्यूटर है जो से संयोजित दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए कहता है मेन फ्रेम, ऑप्शन बी कहता है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी कहता है नेटवर्क और ऑप्शन डी कहता है क्लाइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर जो संयोजित दूसरे कंप्यूटरों को स्रोत प्रदान करता है उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं, यानी नेटवर्क के माध्यम से दो कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1000 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना। ऑप्शन ए कहता है कल्पक्कम, ऑप्शन बी है कुंदनकुलम, ऑप्शन सी है नरोरा, ऑप्शन डी है कैगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंदनकुलम। 8 जून 2014 को कुंदनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, न्यूक्लियर पावर प्लांट 1000 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत उत्पादन करने वाला देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 10 की कि उन दो राज्यों के नाम बताएं जिनके बीच कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रिब्यूटनल यानी CWDT गठित हुई है। ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स ट्रिब्यूनल जो है यानी CWDT का गठन कर्नाटक और तमिलनाडु में किया गया।
कावेरी नदी जल विवाद इन्हीं दो राज्यों के बीच में स्थित है। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री बना रहा? ऑप्शन ए कहता है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी है गुलजारी लाल नंदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक समय तक कार्य किया है। वे अगस्त 1947 से लेकर मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। अगर इसको हम लोग वर्षों में देखें तो लगभग 18 वर्ष जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, एफियल टावर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है पेरिस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। एफियल टावर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस में जो है एफियल टावर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 301 मीटर की ऊंचाई है और इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो 1887 से लेकर 1889 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, हैरी पॉटर की जो पुस्तक की कड़ियाँ हैं वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कहता है जेके रोलिंग, ऑप्शन बी कहता है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है डेनियल रेडक्लिफ एंड ऑप्शन डी है स्टेफनी मेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेके रोलिंग। हैरी पॉटर पुस्तक की कुल 7 श्रृंखलाएँ हैं जो हैं वो हैं और इन 7 श्रृंखलाओं में से इन पुस्तकों की जो रचना है वो ब्रिटिश की एक लेखिका जिसका नाम क्या है? जेके रोलिंग, इन्होंने की है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, आर्य समाज के द्वारा शुरू की गई, यानी आर्य समाज जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए कहता है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 में, याद रखेंगे आप लोग, 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी और उन्होंने वेदों को सर्वोपरि मानकर वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो आप समझ में आ गया कि आर्य समाज के द्वारा शुरू की गई यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये भी दिया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारत का महावृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है सी राजगोपालचारी को, ऑप्शन बी कहता है दादा भाई नारोजी को, ऑप्शन सी कहता है लाला लाजपत राय को एंड ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खां को। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नारोजी को। भारत के वयोवृद्ध नेता यानी महावृद्ध पुरुष दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। दादा भाई नारोजी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे। तो ये भी आपका 2 क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से महापुरुष ऐसे थे जो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे, तो वो थे आपके दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी? ऑप्शन ए कहता है 9, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 6, ऑप्शन डी है 7। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। वर्ष 1937 की बात करें तो वर्ष 1937 में कांग्रेस ने कुल 11 प्रांतों में 7 में सरकार का गठन किया था। बंगाल, पंजाब, असम तथा सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी थी। यानी 11 प्रांतों में से केवल 7 प्रांतों में
कांग्रेस ने 1937 में अपना सरकार का गठन किया, जिसमें बंगाल, पंजाब, असम और सिंध ये शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा? ऑप्शन ए कहता है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव सिंह, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर सिंह एंड ऑप्शन डी है गुरु हरगोविंद सिंह। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद सिंह। सिखों के छठे गुरु थे ये, और इन्होंने सिख पंथ का नया स्वरूप प्रदान किया था। इन्होंने अपने अनुयायियों को शास्त्र धारण करने की शिक्षा दी, और इनके जो अनुयायी थे उन्हें सच्चा पातशाह या बादशाह के नाम से इन्हें कहते थे। ठीक है, तो इनका जो छठे गुरु थे ये सिखों के, और इन्होंने ही जो अपने अनुयायी थे उनको शास्त्र धारण करना सिखाया, और वो सभी इन्हें सच्चा बादशाह के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्न विश्वविद्यालय में से कौन सा एक मुक्त विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए कहता है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कहता है इग्नू, ऑप्शन सी है बम्बई विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी कहता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्नू, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इग्नू कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1985 में, है ना, इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी, तथा इसका मुख्य कार्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो दो प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं आपके, एक स्थापना से रिलेटेड और एक कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो मुक्त विश्वविद्यालय है, तो इग्नू, है ना। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। अब प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए कहता है अन्ना विश्वविद्यालय, और ऑप्शन बी कहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है उत्कल विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके 2 कैंपस होते हैं, और मुख्य कैंपस का जो क्षेत्र है वो लगभग 1300 एकड़ का है। ठीक है, और अगर दूसरे कैंपस की बात करें तो वो 2700 एकड़ का है। ठीक है, तो इसके 2 कैंपस है, एक 1300 एकड़ का, दूसरा 2700 एकड़ का, और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि भारत में सबसे उच्च अपीली अदालत कौन सी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रिवी काउंसिल, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सबसे उच्च अपीलीय अदालत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और इसकी स्थापना संविधान के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इसकी न्यायाधिकारिता संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में है, और इसका निर्णय सभी पर मान्य होता है। राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, लेकिन देश का जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थित निजी क्षेत्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है IDBI बैंक, और ऑप्शन बी कहता है सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन सी कहता है कॉर्पोरेशन बैंक, वहीं ऑप्शन डी कहता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसका अंश है? ऑप्शन ए है सरस्वती चंद्र, ऑप्शन बी है गिरिधा है, ऑप्शन सी है दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन डी है आनंद मठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ का भाग है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की।
प्रश्न नंबर 24 कहता है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है शिवराज पाटिल, ऑप्शन बी है AB वाजपेयी, ऑप्शन सी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AB वाजपेयी। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो पुस्तक है इसके लेखक हैं AB वाजपेयी। बात करें प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि सरोजिनी नायडू किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन ए कहता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है एकीकृत आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। बात करें सरोजिनी नायडू की तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से लेकर 1949 तक था और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। तो 3 प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ से आपके पक्के हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और इनका कार्यकाल कब से था, 1947 से 1949 तक। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, यानी जो राज्यपाल होते हैं वो 5 वर्षों तक कार्य करते हैं और राज्यपाल राज्य शासन का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपके बन गए। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 153 यानी 153 के अनुसार राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तीसरा प्रश्न जो बन गया, तीसरा प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्ति करता है यानी उसको पद की शपथ दिलाता है, तो वो अनुच्छेद 155। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए आपके, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी है अशोक। तो क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो अशोक ने करवाया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। बात करें प्रश्न नंबर 29 की। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए कहता है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है लंदन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी पेरिस, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। बात करें प्रश्न नंबर 30 की। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है तस्मानिया, ऑप्शन बी है साइप्रस, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप LT ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हाँ साथी, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों में क्लास को, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।